हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर सीरीज़ फॉर डिप्लोमा कोर्सेज में हमारा मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में जो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का एक और नाम है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हम क्या हासिल कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना, और हुक्स लॉ। ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। देखा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है ये किससे डील करता है ना। असल में ये तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। पहली बात जो करता है वो ये करता है एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर। देखो, जो किसी बॉडी है उस पर बाहरी बल जो लगते हैं, है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहे हैं, सबसे पहले आप उनको कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे उसको एनालिसिस करोगे, ये चीज़ें होंगी। तो ये हो गया हमारा बाहरी बल की बारी। अब दूसरी बात होती है कि जो हमारा मटेरियल है ना, जैसे मान लो कि ये बीम बनाई, अब ये बीम किसकी बनी है, कंक्रीट की है। तो ये जो कंक्रीट मटेरियल है ना, इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। उन प्रॉपर्टीज़ को हमने मान लिया जो सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, उनको कह दिया हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसमें क्या क्या होती है, जैसे इलास्टिसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये सब भी फाइंड आउट हमको किस में करना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जो आपने वो टॉपिक पढ़ा था मैकेनिक्स मटेरियल टेक्नोलॉजी, उसमें भी आपने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी थी इससे रिलेटेड। ठीक है, फिर जो फाइनल जो मेन चीज़ है वो है कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर लोडिंग आती है ना, तो उसके अंदर क्या जनरेट होंगी, स्ट्रेस जनरेट होंगी, बराबर। उस स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है आपको, स्ट्रेन जनरेट होगी। तब ये सब चीज़ें हैं क्या, यही तो हमको पढ़ना है। ठीक है ना, चलो ऑब्जेक्टिव मैंने जो बताया था कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने से हमको क्या हासिल होने वाला है। देखो, हम सिविल इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर की डिज़ाइन कर पाएँ विदाउट फेलियर। तो वो जो डिज़ाइन है उसमें सबसे पहली स्टेप होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एनालिसिस। तो पहले आप ये पता करो कि क्या क्या स्ट्रेसेस आ रही है, तभी तो आप उसके लिए डिज़ाइन कर पाओगे। क्लियर। तो प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल फेलियर, ये आपका सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है, सबसे पहला मकसद हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को पढ़ने का। क्या मकसद है, स्ट्रक्चरल फेलियर को होने से रोकना। ठीक, स्ट्रक्चर को फेल होने से रोकना। अगला जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इकोनॉमिक डिज़ाइन, यानी सस्ते से सस्ते में अच्छे से अच्छा। ठीक है, सस्ता सुंदर टिकाऊ जिसको हम बोलते हैं ना। तो कोई भी जो बिल्डिंग होना चाहिए वो कैसी होना चाहिए, सस्ती सुंदर और टिकाऊ। टिकाऊ यानी कि वो फेल नहीं होना चाहिए, और सस्ती यानी कि उसमें पैसे कम से कम लगना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलो आ जाते हैं। अभी हमने आउटलाइन ऑफ सिलेबस में ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये वाला जो टॉपिक है ये हम पढ़ चुके हैं, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हम इलास्टिसिटी और स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो चले नेक्स्ट। ये जो हमारा कोर्स आउटकम नंबर कौन सा है, 2। कोर्स आउटकम नंबर 2 के अंदर आप देखोगे तो कुल मिला के 4 लर्निंग आउटकम है। यानी इस कोर्स आउटकम के कितने लर्निंग आउटकम है, 4। पहला क्या है, कैलकुलेट करना है आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन, सिंपल। दूसरा आपको टेम्परेचर के कारण कैलकुलेट करना है। पहला आपको लोड के कारण, कैसा, पहला आपको क्या करना है, लोड के कारण कैलकुलेट करना है। दूसरा आपको टेम्परेचर यानी तापमान के कारण कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर तीसरा आपको वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। और फिर उसके बाद में शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन और शेयर मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। चलो, तो ये वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। अब हम अगली बात करते हैं इलास्टिक और प्लास्टिक।
इलास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है। अभी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन ये बोलती है कि यहाँ पे इसको सही कर लेना, ये करेक्ट कर लेना, ये इलास्टिक मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल इज दैट मटेरियल विच व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग अंडरगोज डिफॉर्मेशन बट दैट डिफॉर्मेशन डिसअपियर्स ऑन रिमूवल ऑफ द लोडिंग। अर्थात यह है कि जब आप किसी वस्तु के ऊपर आपने बल लगाया तो उस वस्तु के अंदर डिफॉर्मेशन आया, लेकिन जैसे ही आपने उस बल को हटाया तो वस्तु पुनः अपनी जो पूर्व स्थिति है उसमें पहुंच गई। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये मैंने दो एग्जाम्पल रखे हैं। यहाँ पे एक है हमारा स्प्रिंग, देखो ये रहा स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग को देखो, अगर मान लो मैं स्प्रिंग को इस प्रकार से दबाऊंगा, देखा तो क्या हुआ, देखो दब के ये क्या हुआ, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। क्या हुआ, ये दबा और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। ये हो गया हमारा स्प्रिंग। तो इस स्प्रिंग को हमने क्या कहा, प्लास्टिक ना इलास्टिक, ध्यान से, इलास्टिक नॉट प्लास्टिक। तो क्या हुआ, यहां देखो इलास्टिक मटेरियल कौन सा मटेरियल हो गया, विच व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, जब बाहरी बल लगा तो उस मटेरियल के अंदर क्या आया, डिफॉर्मेशन, लेकिन वो डिफॉर्मेशन क्या हुआ, चला जाता है, डिसअपियर, जब उस लोड को हटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल आता है हमारे पास में स्टील, कंक्रीट, टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट का मतलब क्या है कि इस दुनिया में कोई भी पदार्थ ना तो पूरी तरह से इलास्टिक है ना तो पूरी तरह से प्लास्टिक है, ठीक। तो इस बात पे और ज़रा डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा प्लास्टिक मटेरियल के बारे में बात कर लें। प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, इलास्टिक का उल्टा। प्लास्टिक मटेरियल इज दैट मटेरियल विच व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन, है ना, एंड डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। अर्थात कि अगर प्लास्टिक हमने कोई पदार्थ लिया है, उसके ऊपर बाहरी बल लगाया है, तो बाहरी बल के लगाने के कारण उस पदार्थ के अंदर एक विकृति उत्पन्न होगी, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन उत्पन्न होगा। तो वो जो डिफॉर्मेशन है फिर वो उसमें हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। फिर आप बाहरी बल को भले से हटा लो, लेकिन अब वो जो डिफॉर्मेशन आ जाता है ना, वो परमानेंट हो जाता है। तो इस प्रकार के मटेरियल को कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे गीली मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस, टू सम एक्सटेंट, फिर से तो इसको एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये देखो, ये जो मूर्ति बनी हुई है, ठीक है ना, इस मूर्ति को ध्यान से देखो। ये मूर्ति की क्या खास बात है, ये देखो, ये मूर्ति जो है ना, ये मूर्ति जो आपने बनाई है ना, ये देखो, ये मूर्ति किस चीज़ से बनी है, ये बनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो अगर मान लो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर ये इस स्प्रिंग के जैसा होता है ना, तो स्प्रिंग के जैसा होने पे क्या होता कि आपने वो मूर्ति बनाते और वो फिर से वो क्या बन जाती, स्प्रिंग बन जाता। आप स्प्रिंग की मूर्ति बनाते फिर से, तो इसका मतलब इन दोनों मटेरियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। क्योंकि मिट्टी को आपने क्या करा कि उसमें डिफॉर्मेशन लाए तो वो फिक्स हो गया, वो मूर्ति के शेप में आपने उसको बना दिया। लेकिन अगर आप स्प्रिंग टाइप से कोई मटेरियल लोगे ना, तो वो वापस से जैसे ही लौटाओगे तो फिर से वो क्या बन जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसलिए मूर्ति आप किस चीज़ से बनाओगे, प्लास्टिक मटेरियल्स। दोनों चीज़ का अपनी अपनी जगह पे एक सिग्निफिकेंस है। और इस दुनिया में कोई भी मटेरियल ना तो पूरी तरह से इलास्टिक है और ना पूरी तरह से प्लास्टिक है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो चीज़ें। अब हम आ जाते हैं अगला, जो मैंने यहाँ लाइन लिखी हुई है, प्रैक्टिकली नो मटेरियल इज एब्सोल्युटली इलास्टिक और एब्सोल्युटली प्लास्टिक, ठीक है। देयर आर लिमिट्स टू इलास्टिक deformation and all structural member are designed in such a way that they remain under elastic condition in all action of the working load। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ बोली है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकली कोई भी मटेरियल ना तो पूरी तरह से प्लास्टिक है ना तो पूरी तरह से इलास्टिक है। तो जो इलास्टिक मटेरियल है, मतलब आपने कोई भी मटेरियल लिया, आपने उसके ऊपर लोड लगाया, मान लो ये पेन ली, इसको मैंने लोड लगाया, खींचा, तो खींचने पे एक लिमिट तक तो ऐसा रहेगा कि मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे।
लेकिन फिर क्या होगा, एक समय के बाद में ज़्यादा खींच दिया तो फिर अब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर समझना है तो उस स्प्रिंग को समझो। अगर इस स्प्रिंग को मैंने एक लिमिट तक खींचा तो ये बात सही जगह पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने उसको ज़्यादा खींच दिया, जैसे जो लड़कियां रहती हैं अगर वो चोटी में जो रबड़ बांधती है, अगर वो रबड़ को मैंने थोड़ा थोड़ा खींचा ना तो बराबर आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसको एक लिमिट से ज़्यादा खींचा तो वो रबड़ क्या हो जाएगा, वो खिंचा हुआ ही रह जाएगा, ठीक है। तो जो हम मटेरियल जो भी यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल की एक इलास्टिक लिमिट होती है ना, और फिर उसके ऊपर जाके उसकी एक प्लास्टिक लिमिट होती है। तो जो हमको काम करना है, हमको उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही काम करना है, अपने को उसको लिमिट में रखना है, लिमिट से बाहर नहीं लेके जाना है। तो कौन सी लिमिट, इलास्टिक लिमिट। तो जो हम लोड लगाएंगे, जितने भी लोड लगाएंगे वो सारे लोड कहाँ रहना चाहिए, इलास्टिक लिमिट से नीचे रहना चाहिए। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये सामर्थ्य क्या होता है। सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है। तो देखो अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझ लो। कोई भी मटेरियल है, आपने उसके ऊपर लोड लगाया, क्लियर। जैसे मान लो ये एक मटेरियल है, इसके ऊपर आपने लोड लगाया। जब आप इसके ऊपर लोड लगाते हो ना तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये मॉलिक्यूल्स पास में चिपकेंगे, क्लियर है। लेकिन ये पास में चिपक नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो ठोस पदार्थ है, कोई पानी थोड़ी ना है कि आपने दबा दिया, हवा थोड़ी ना है कि दबाया सब दब जाएंगे। भाई ये तो जो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठेगा। तो जब वो हटाने की, आप उनको हिलाने की कोशिश करते हो ना तो उनके अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना। स्ट्रेस कैसा जनरेट होगा कि यार वो अपनी जगह से नहीं हिलना चाहते, लेकिन आपने उनको ज़बरदस्ती हिलाया तो वो अब बोलेंगे कि नहीं मेरे को नहीं हटना, आप उसको खींचोगे वो मना करेगा। तो ये जो मना करने वाली प्रवृत्ति है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस, है ना। उसको कहा हमने रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को जब हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस जो है ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये होती है स्ट्रेंथ। यानी स्ट्रेस जो है वो कम, अगर कम लोड लगाएंगे तो कम स्ट्रेस जनरेट होगी, लेकिन स्ट्रेंथ क्या है, वो लिमिट है कि उस लिमिट के बाद में वो टूट जाएगा पदार्थ। ये याद रखना, अभी बार बार ये चीज़ें आएंगी तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब कोई पदार्थ, है ना, के ऊपर अगर उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपने लोड लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उससे ज़्यादा वो रेजिस्टेंस जो है वो दे नहीं पाएगा और फिर वो क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई बीम फेल हो गई, तो बीम फेल हो गई इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 10वीं में उसके 30 से कम नंबर आए। 9 बीम के फेल होने का मतलब ये है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा उस बीम के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गई। क्लियर है। स्ट्रेंथ इज द फाइनल लिमिट। जैसे कि वो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ है तो आप 8 तक प्रोड्यूस कर लो कोई दिक्कत नहीं, 9 तक कर लो कोई दिक्कत नहीं, 10 तक कर लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 11 का लोड दे दिया तो उसकी स्ट्रेंथ से पार हो गई तो बीम टूट जाएगी। क्लियर। ये चीज़ें आपको अभी और आगे समझने में आएंगी। तो अब हम देखते हैं, इसके बाद में सीधे आ जाते हैं हम लोग स्ट्रेस के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को अभी जैसे समझाया, एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। देखो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेस इज द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। अगर आप टीवी देख रहे हो आराम से बैठ के और आपको मम्मी बोले जाओ कूलर में पानी भरो बेटा, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या सोचोगे, अरे यार मैं अच्छा बैठा था। तो आपके दिमाग में क्या जनरेट हो गई, स्ट्रेस जनरेट। क्यों, क्योंकि मम्मी का एक बाहरी बल आया जो आपको आपकी जगह से हिला रहा था। तो जब भी कोई अपनी जगह से हिलाते हैं ना किसी को, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होती है। क्लियर है। तो वो स्ट्रेस जो है वो पूरी बॉडी में जनरेट होती है। तो हमको पूरी बॉडी के अंदर की अगर उसको कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस जो पूरी बॉडी में आ रहा है, अगर मैं सिर्फ एक यूनिट एरिया की बात करूँ, जैसे मान लो मेरी पूरी बॉडी 10 मीटर स्क्वायर की है, तो 1 मीटर स्क्वायर में मेरा कितना रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हो रहा है, वो मेरी हो जाएगी स्ट्रेस। क्लियर है। वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेस।
वो हो जाएगी हमारी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, ऑफ पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। अगर मैं एक रॉड लूँ, ये देखो, ये मैंने एक रॉड का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल रॉड है। कैसी रॉड है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होता है कि ये सिलेंडर के जैसे बेलन आकार है। तो ये देखो, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? L, ठीक है, इसकी कुल लंबाई है L। इसका एरिया कितना है? A। ये एरिया कौन सा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है ये मैं बात करता हूँ। चलो पहले इस पर बात कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। चलो ये देखो, ये एक बीम है, क्लियर है, ये बीम दिख रही है आपको। अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी यहाँ की बात करता हूँ, अगर मैं इसको काटता हूँ तो आप ये देखो कि ये कैसा दिखेगा। देखो जैसे ही मैंने इसको काटा तो ये देखो, ये देखो काटने के बाद यहाँ पे ये एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया कैसा हो गया? सर्कल एरिया, सर्कुलर है। ध्यान रखना, अगर इस रॉड का डायामीटर मैंने d दे दिया, ये देखो ये वाला एरिया, तो हमको कौन सा एरिया लेना है? ये, क्योंकि जो लोड लग रहा है वो तो इस एरिया पे लग रहा है। अगर मैंने यहाँ पे इसको लोड लगाया P, है ना, तो ये देखो यहाँ पे ये जो लो एरिया है, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इस वाले मॉलिक्यूल्स से चिपकेंगे तो ये खींचेंगे। तो एरिया इन एक्शन कौन सा होगा? ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो अगर इसका डायामीटर आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इसका डायामीटर है वो हमको कंसीडर करना है एरिया के लिए, ना कि इसकी लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखने पे क्या दिख रहा है? एक सर्कल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई d²/4, जहाँ पे d क्या है? डायामीटर। क्लियर है? तो आ जाते हैं वापस अपन इसी पे। तो अगर मैंने एक x एरिया लिया यहाँ पे, है ना, ये देखो ये वाला एरिया काटा मैंने, और इसको मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। कौन सा डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि मैंने उस बीम को, उस सर्कुलर सिलेंड्रिकल रॉड को तोड़ दिया और यहाँ पे मैंने एक पी लिया। तो ये जो पी लोड है ना, इसको रेजिस्ट करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स है इसके यहाँ पे छोटे छोटे से जो कण हैं, ये कण कितना रेजिस्टेंस लाएंगे? R। तो ये जो R है, अगर मैं इसको इसके टोटल एरिया से डिवाइड कर दूँ, ये जो एरिया है ये एरिया से, अगर ये एरिया से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेस। यही तो मैं बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्ट्रेस का? ये देखो ये नीचे ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर? अब देखो ध्यान से कि ये जो स्ट्रेस रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी उतना ही आएगा, और ये जो रेजिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा? ये रेजिस्टेंस बराबर होगा लोड के। तो हमारी जो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लोड अपॉन एरिया। यानी कि स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। यूनिट क्या होगी? लोड की यूनिट कितनी होगी? न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यूनिट कितनी हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये तो हो गया हमारा स्ट्रेस। अब बात करेंगे हम स्ट्रेन की, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है किसी भी बॉडी के अंदर जनरेट होता है। क्लियर है? स्ट्रेस जो होता है किसी भी बॉडी के अंदर जनरेट होता है, पर वो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन स्ट्रेन जो होता है वो दिखाई देता है। कैसा? कोई भी वस्तु है, ये देखो यहाँ पे इस वस्तु का आपने क्या करा? लोड लगाया। ये मान लो ये है आपका, ये रॉड है, इसके ऊपर आपने पी लोड लगाया यहाँ पे और यहाँ पे। तो जब ये लोड लगाया ना, तो ये जो इसकी लेंथ थी L, अब इसमें एक इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा L का, DL। इसको DL बोल लो या डेल्टा L बोल लो, दोनों वन इन द सेम थिंग है। तो ये जो DL है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कर दे, ये हो जाता है स्ट्रेन। वेरी सिंपल डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन बोली?
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन। इसको काय से डिनोट करेंगे? ई से। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन देख लें हम अपन। क्या है डेफिनेशन? देखा, ये देखो डेफिनेशन है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड ओरिजिनल लेंथ L will increase to L plus DL where DL is the change in length. Strain is the ratio of change in length to the original length of the member. क्लियर है? इसकी यूनिट क्या होगी? प्योर रेशियो है, क्योंकि लेंथ को आपने लेंथ से डिवाइड किया, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर है? अगला अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में कौन कौन सी स्ट्रेसेस होती हैं? सबसे पहले होती है टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सी? टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि तनाव, टेंशन। ठीक, ये देखो, ये आपकी बीम है, इसको ये दोनों तरफ से खींच रहा है, तो जब खिंचाव उत्पन्न होता है तो उसको हमने कह दिया टेंशन। दूसरा होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा? ये देखो, कंप्रेशन में क्या होगा? दोनों लोड एक दूसरे को दबाएंगे। क्या करेंगे? ये दबा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, ये बीम है और इसके ऊपर एक दबाव उत्पन्न हो रहा है, एक दबाव उत्पन्न हो रहा है, ये हो गया हमारा कंप्रेशन। क्लियर? फिर अगला आता है शियर। शियर क्या होगा? शियर स्ट्रेस जो होगी वो उसको हम हिंदी में कह देते हैं कर्तन। कर्तन प्रतिबल है ना, स्ट्रेस को प्रतिबल भी बोलते हैं और स्ट्रेन को विकृति। तो जो प्रतिबल होता है, कर्तन प्रतिबल, तो ये देखो, ये एक बीम है, पहले हम कहाँ लोड लगा रहे थे? यहाँ पे, है ना, लेकिन अब कहाँ लोड लगा रहे हैं? इसके सरफेस के पैरेलल, ऐसे। ठीक है? तो ये जो एरिया इन एक्शन है वो ये वाला है, और जो अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये कर्तन है। जैसे अपन हाथ को घिसते हैं ना, तो दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शन आता है, तो फ्रिक्शन होता है दो अलग अलग सरफेस के बीच में, है ना। अगर ये दो अलग अलग सरफेस है तो इन दोनों के बीच में घर्षण उत्पन्न होगा। लेकिन अगर ये एक ही बॉडी है तो इसके अंदर जो इस प्रकार का लोड उत्पन्न होता है उसको शियर कहते हैं। क्लियर है? एक प्रकार से फ्रिक्शन टाइप से ही फोर्स है ये, लेकिन एक ही बॉडी के अंदर लगता है। ठीक है, चलो फिर अब इसके बाद में क्या आता है? बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस किसको बोलेंगे? देखो, बेंडिंग स्ट्रेस जो होगी, बेंडिंग स्ट्रेस होगी एक बीम के अंदर, जब आप यूं लोड लगाते हो तो ये बीम इस प्रकार से मुड़ जाती है, इस डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं और जो नीचे के पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होगा? ऊपर के पार्टिकल तो आ जाएंगे पास में और नीचे के पार्टिकल चले जाएंगे दूर। यानी ऊपर क्या लग रहा है? कंप्रेशन, और नीचे क्या लग रहा है? टेंशन। और इन दोनों के बीच में एक एक्सिस आती है, उसे कहते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस, है ना। एन ए क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है? ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, पर आपको फिर अभी उसके काम नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। ठीक, तो ये हमारा हो गया आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इस वीडियो में कमेंट करना है, कि जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है। क्या कमेंट करना है? कमेंट ये करना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या होता है ना। हमने पढ़े दो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं हमने, वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो रेफरेंसेस मैंने आपको बता दिया है, ये बुक है रामामुत्तम की और सुब्रमण्यम सर की, और ये NPTEL के लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।